फिर कोई डाउट है लास्ट क्लास से? सर प्रेशर सर वो जो n1 और n2 होता है तो उसमें इंफिनिटी का स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी का स्क्वायर आपका मतलब इन्फिनिटी होगा, कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो उसको अगर नंबर से कैंसिल करना हो तो कैसे होगा? नंबर से कैंसिल मतलब सर जैसे रेशियो में निकालना हो तो तो एक एक वन n2। बाय वन बाय इन्फिनिटी जीरो होता है और वन बाय जीरो इन्फिनिटी होता है। तो हमारे पास वन अच्छा बाय ऐसे। इन्फिनिटी है तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। अच्छा ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं ना, जैसे आपके पास कोई नंबर दिया गया है और कहता क्या है उसको किसी हिस्से में तोड़िए, लेकिन कितने हिस्से में तोड़ना आपको पता नहीं, और कहता क्या इन्फिनाइट हिस्से में तोड़िए उसको। तो सपोज करो वन यस सर। बाय इन्फिनिटी है, तो वन बाय इन्फिनिटी मतलब एक नंबर को या एक जो क्वांटिटी है आपके पास उसको कहता है तोड़ने के लिए। अगर मान लो मैं आपको कहूँ कि 10 हिस्से में तोड़ो, तो आप उसको 10 हिस्से में कैसे तोड़ोगे? 0.10 0.10 0.10 करके 10 बार। लेकिन यस सर। अगर मैं कहूँ कि इन्फिनाइट टाइम्स तोड़िए, तो आप उसको कितने भागों में तोड़ोगे तो आपको लगे कि इन्फिनाइट हो गया? तो ये संभव नहीं, इसीलिए वन बाय इन्फिनिटी का वैल्यू जीरो डाल दिया जाता है कि यस सर। इसका कोई वैल्यू नहीं आएगा इसलिए। ठीक है, यस तो सर। इसको ध्यान रखिए, आपको फिजिक्स मैथ सब जगह लगेगा। वन बाय इन्फिनिटी जीरो और वन बाय जीरो इन्फिनिटी। यस सर। चलिए, और किसी को डाउट है कुछ या आगे चले? स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है? अभी दिख रहा है स्क्रीन? देखिए, कल हम लोगों ने बोर्स मॉडल स्टार्ट किया था कि बोर ने पहली बार एटॉमिक मॉडल कैसा दिया था। ठीक है, पीडीएफ नहीं दिख रहा क्या किसी को? अभी दिख रहा है? ठीक है, तो पहली बार बोर ने मॉडल कैसा दिया था, अभी ध्यान से सुनिएगा कि काफ़ी कुछ इसमें है, अजम्पशंस है, काफ़ी कुछ उन्होंने बताया था। और सबसे पहली बार परफेक्टली इन्होंने ही समझाया था कि एटम्स दिखता कैसा है। इन्होंने क्या कहा कि
जो भी एटम्स है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होगा, सेंटर के चारों साइड्स में सॉरी सेंटर से सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे कहा जा रहा है, बोर ने कहा था कि सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन सेल्स का जो नंबरिंग होगा उन्होंने दिया था KLMN को 1 2 3 4 से। देन ये भी कहा था कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, हर इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो फिक्स होगा। जैसे फर्स्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है तो उसका कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। देन सेकेंड सेल में अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसका कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। थर्ड सेल में ट्रैवल कर रहा है तो उसका भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। और ये जो एनर्जी है ये फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होते हैं। फिक्स अमाउंट कहने का मतलब है कि अगर उससे अधिक एनर्जी हो गया तो वो अपने ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा, अगर उससे कम हो गया एनर्जी तो ये जाके न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारा प्लानिटरी सिस्टम है, अगर देखो आपने बचपन से पढ़ा है कि भाई हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स 9 है, लेकिन उसमें से एक प्लैनेट खत्म हो गया, प्लूटो। तो क्यों ऐसा हो गया भाई? तो प्लूटो क्या है, अपना जो सर्कुलर ऑर्बिट है वो छोड़ के निकल गया। मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सन का, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो बाहर चला गया। तो इस उस जगह पे सन हमारा न्यूक्लियस कहलाता है और जो प्लैनेट्स है वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि एटम जो है, एटम ठीक हमारे प्लानिटरी सिस्टम की तरह काम करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्होंने ड्रॉबैक्स निकाला, रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था मॉडल का उसको भी दूर किया। देन कुछ अजम्पशंस दिए, अब अजम्पशंस देखते हैं। सबसे पहला, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एट द सेंटर। न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है और उसके सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। देन the electrons revolve around the nucleus in a circular orbit। देखिए ये इसको मैं थोड़ा जोर दे के बोल रहा हूँ, in a circular orbit, इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी पॉइंट आगे जाके फेल हो जाएगा। ठीक है, फेल हो नहीं जाएगा लेकिन इस पॉइंट में कुछ चेंजेस आएंगे। Then the force of attraction between the nucleus and electron is equal to centrifugal force of the moving electron in an orbit। जो आपको कल पत्थर और रस्सी का जो एग्जांपल बताए थे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बैलेंस करता है एक मूविंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। Then electrons can move only on those orbits whose angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi, that is mvr is equal to mh upon 2 pi। अभी देखिए यहाँ पे h अपॉन 2 पाई इसको क्वांटाइज्ड एनर्जी भी कहा जाता है, क्वांटाइज्ड वैल्यू कहा जाता है। क्वांटाइज्ड वैल्यू कहने का क्या मतलब है? अब देखो आपके पास आपके घर में सीढ़ियाँ होंगी, तो जब सीढ़ी बनाया जाता है तो सीढ़ी का जो हर स्टेप है, एक ये खड़ा स्टेप और ये कि ये आपका फ्लैट वाला स्टेप। ठीक है, ये आप खड़ा मानो, ये आपका फ्लैट स्टेप। देखो इसका जो दूरी है, ये वाला जो दूरी है ये फिक्स होता है, और जो नीचे का स्टेप का जो दूरी है ये भी फिक्स होता है। दोनों जो डिस्टेंस है ये दोनों फिक्स होते हैं। उसके बाद जब आप फिर से एक सीढ़ी चढ़ोगे तो वो फिक्स रहेगा, फिर एक नीचे सीढ़ी आओगे तो वो भी फिक्स रहता है। अभी जो डिस्टेंसेस है उस सीढ़ी का, उसको फिक्स रहने का मतलब उसको यहाँ पे क्या समझाया जाता है कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड इन एन एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर इन एन एटम। मतलब जो एनर्जी होगा फर्स्ट सेल का वो फिक्स होगा, जैसे आपका सीढ़ी का डिस्टेंस फिक्स होता है वैसे ही एनर्जी ऑफ सेकेंड सेल फिक्स होगा, देन एनर्जी ऑफ थर्ड सेल भी फिक्स होगा। Since angular momentum cannot have fractional values but can have h upon 2 pi, 2h upon 2 pi, 3h upon 2 pi, और इसी वैल्यूज को हम क्वांटाइज वैल्यूज कहते हैं। ठीक है, then next point, hence the angular momentum is quantized and the circular orbits are called stationary orbits। और इसी वजह से ये ऑर्बिट्स को हम स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब होता है कि लोअर एनर्जी ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में नहीं है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं शो कर रहा या फिर कहीं पे इलेक्ट्रॉन का जंपिंग नहीं हो रहा है, तो वैसे ऑर्बिट्स को हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी कहेंगे। Since an electron does not lose or gain energy until it is in stationary orbit, the state is known as ground or normal state।
वैसे स्टेट्स को जब इलेक्ट्रॉन कहीं जंप नहीं करता, किसी से रिएक्शन नहीं दिखाता, तो हम उसको ग्राउंड या फिर नॉर्मल स्टेट कहते हैं। Energy associated with the orbits are called energy levels and are numbered as 1, 2, 3, 4 और KLMN। देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे नंबर बढ़ता चला जाएगा। ये जो नंबर है अभी फिलहाल 7 तक दिया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक दिया गया है। Then from nucleus to outwards as shown। जो नंबरिंग है ऑर्बिट्स की वो इस टाइप से की जाती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन्फिनिटी तक। उसके बाद when an electron jumps from a stationary orbit to another orbit, it emits or absorbs energy in the form of radiations, and the change in energy is given by delta E is equals to E high minus E low is equals to H nu is equals to SC by lambda। अभी देखो ये जो डेल्टा ई है, डेल्टा ई आपका चेंज ऑफ एनर्जी को बतलाता है। चेंज ऑफ एनर्जी कहने का मतलब है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में ट्रेवल करेगा या फिर दूसरे सेल से तीसरे में जाएगा या तीसरे से पहले में जाएगा, तो उस कंडीशन में उसका एनर्जी कितना बदल रहा है उसको हम चेंज इन एनर्जी कहेंगे। और इसी फॉर्मूला पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा वो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, चेंज इन एनर्जी वाले फॉर्मूला पे बेस्ड है। जैसे देखिए ए से सी में जा रहा है और बी से सी में जा रहा है और ए से बी में जा रहा है, तो यहाँ पे हम चेंज इन एनर्जी वाले फॉर्मूला के थ्रू हम वेवलेंथ निकालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इनर टू आउटर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एंड आउटर टू एनर्जी इनर एनर्जी इज रिलीज। कहने का मतलब है जब पहला सेल से, देखिए फर्स्ट सेल से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे में जाएगा या दूसरे से तीसरे में जाएगा या पहले से चौथे में जाएगा, तो उस टाइम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब बाहर वाले सेल से अंदर वाले सेल में जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। जैसा कि आपको मैंने वीडियो में दिखाया था, फोटोन एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन, तो वैसे ही आउटर वाले ऑर्बिट पे जंप करता है और फोटोन रिलीज करता है, तो वैसे ही इनर वाले ऑर्बिट पे जंप करता है। When an electron jumps from inner to outer orbit, absorbing some definite amount of energy, the new state of electron is called an excited state। देखिए इस पूरे चीज को मैं आपको शॉर्ट में बोर्ड में दिखाता हूँ, उसको ढंग से देखिए, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। बोर्ड विजिबल है ना? तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है जहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमको देखने को मिलता है। देन हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट्स है। बोर ने क्या कहा, सर्कल्स में इलेक्ट्रॉन चारों साइड से रोटेट करते हैं। ठीक है, चारों साइड से इलेक्ट्रॉन सर्कल में रोटेट करते हैं। देन यहाँ पे जो एनर्जी है ये एनर्जी हमेशा क्वांटाइज रहेगा। ये एनर्जी हमेशा क्वांटाइज रहेगा। देन अगर एक इलेक्ट्रॉन, सपोज तो इसके आगे भी सेल्स हैं, इधर भी सेल्स है, देन इधर भी सेल्स है। 2 मिनट रुक जाइए प्रियांशु, मुझे वो पूरा पॉइंट बता दूं, फिर आपको जो डाउट है आप पूछ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हम इसको कहेंगे क्या, इसको हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। इसको हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम कहेंगे स्टेशनरी स्टेट या फिर ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये 2 स्टेट्स हमारे पास हो गए। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से फर्स्ट सेल से लास्ट सेल में जाएगा, क्वांटाइज्ड का मतलब है एनर्जी फिक्स होना। जैसे देखिए रदरफोर्ड का हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा था उसमें उसका डिफेक्ट था, एक डिफेक्ट ना कहिए, उसने एक चीज को समझा, वो एक चीज को समझा नहीं पाया था। क्या नहीं समझा पाया था
कि उसके थ्योरी के हिसाब से जब इलेक्ट्रॉन अगर सर्कल में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो सर्कल में ट्रैवल करते करते क्या होना चाहिए कि एक ऐसा समय आएगा जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है ट्रैवल करते 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 जाके न्यूक्लियस में इस टाइप से टकरा जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ही सर्कल पे इस टाइप से घूमता रहता है चारों साइड, ठीक है। तो इस चीज को रदरफोर्ड समझा नहीं पाए थे। अभी बोर ने इस चीज को क्या समझाया कि बोर ने क्या समझाया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ही सर्कल पे इस तरीके से रेगुलरली घूमता रहता है, रेगुलरली। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने ही सर्कल पे घूमेंगे, देन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ जो होंगे वो भी अपने ही सर्कल पे घूमेंगे, देन यहाँ जो होंगे वो भी अपनी सर्कल पे ही घूमेंगे। अभी यहाँ पे घूमने का क्या तरीका है कि ये न्यूक्लियस से सबसे नजदीक है, तो न्यूक्लियस इसको सबसे अधिक फोर्स से खींचेगा अपनी तरफ। देखिए ध्यान से सुनिए इस चीज को, रूपम। न्यूक्लियस के सबसे नजदीक ये इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस इसको सबसे ज्यादा खींचना चाहिए। देन इससे थोड़ी दूरी पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन से कम होगा। देन थर्ड सेल में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों से कम होगा, ठीक है। तो हर जगह पे एनर्जी जो है एनर्जी फिक्स होना चाहिए और उस एनर्जी के हिसाब से ये न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में घूमता रहता है उसको हम कहते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी। समझ में आया अभी? और इस एनर्जी से अगर ऊपर या नीचे होगा, सपोज कीजिए यहाँ पे इस जगह, देखो आगे हम देखेंगे कि एक सेल में कितना एनर्जी होता है। जैसे मैं अभी बताऊं आपको, फर्स्ट सेल में हाइड्रोजन का जो एनर्जी होता है वो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल होगा, ठीक है। तो इस एनर्जी से अगर अगर इस एनर्जी से ज्यादा हुआ, मैं आपको वैल्यू लिखता हूँ। यहाँ पे जो एनर्जी होता है फर्स्ट सेल पे, ठीक है, ये जो यहाँ पे जो एनर्जी होता है फर्स्ट सेल पे ये इतना एनर्जी होता है। इसी जगह पे जब हम सेकंड सेल में जाएंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 स्क्वायर से, मतलब n स्क्वायर से, हम देखेंगे आगे फॉर्मूला। तो ये एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो आपको पहले सेल के लिए दिखने वाला है। अगर इस एनर्जी से ज्यादा हुआ तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कल को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। अगर इस एनर्जी से कम हुआ तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में जाके घुस जाएगा। तो ये फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी। समझ में आया? क्वांटाइज्ड एनर्जी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसके थ्रू या जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली घूमता रहता है अपने सर्कल में, ठीक है। तो आप मुंडी भी हिलाओगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे अगर यहाँ पे बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट सेल से ये लास्ट वाले सेल पे आ रहा है, लास्ट वाले सेल पे आ रहा है, तो यहाँ पे जो एनर्जी बदलाव होगा ये होगा डेल्टा ई। डेल्टा ई इज इक्वल्स टू ई हाई माइनस ई लो। ई हाई आपका यहाँ वाला एनर्जी हो गया, लास्ट सेल वाला एनर्जी, और ई लो आपका ये वाला एनर्जी हो गया, ई लो, ठीक है। तो हम जो चेंज इन एनर्जी निकालेंगे वो ऐसे ही निकालते हैं। तो सपोज कीजिए अगर क्वेश्चन कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो सेकेंड सेल में है और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके जा रहा है फोर्थ सेल में, तो चेंज इन एनर्जी क्या होगा? तो डेल्टा ई जो होगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू E4 माइनस E2। ये आपका चेंज इन एनर्जी कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस कुछ भी दिया रहे, चेंज इन एनर्जी हम ऐसे ही निकालते हैं, हाई माइनस लो करके। अगर नेगेटिव वैल्यूज आएगा
इसी तरीके से आपका नेगेटिव वैल्यूज आता है। अगर पॉजिटिव वैल्यूज आ रहा है मतलब आपने E2 माइनस E4 ले लिया है। ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका नेगेटिव वैल्यूज आना चाहिए, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? इसमें कोई डाउट है अभी तक किसी को? देखो जो भी पॉइंट्स मैंने वहां पढ़ा था वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ समझाया है। एक बार देखिए ढंग से, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे चलेंगे। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला जो है ना, हम मतलब दोनों सेल से आप निकाल सकते हो। जैसे हम लेते क्या है बेसिकली कि चेंज इन एनर्जी, एनर्जी का बदलाव कैसे हुआ। तो यहाँ पे अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है तो इस इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है तो इसका कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, ठीक है। अभी फाइनल माइनस इनिशियल, किसी भी चीज का वैल्यू जो है वो फाइनल माइनस इनिशियल लिया जाता है। तो इस कंडीशन में हम चेंज इन एनर्जी कैसे निकालेंगे? हमारे पास फाइनल एनर्जी यहाँ मिलेगा हमको और इनिशियल एनर्जी हमको यहाँ देखने को मिलेगा। तो डेल्टा ई जो है वो हमेशा ई हाई माइनस ई लो, मतलब ये ई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ठीक है। और फॉर्मूला ऐसे तैयार होता है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में है तो हमारा इनिशियल यहाँ हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जंप करके अगर फोर्थ सेल में जा रहा है तो हमारा फाइनल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए वापस से हम आते हैं अपने नोट्स पे। देखिए यहाँ पे जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल से कहाँ कहाँ कैसे जंप करता है। अब जो यहाँ पे एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 2 है तो ये हमारा बेस एनर्जी लेवल कहलाएगा या फिर लो एनर्जी लेवल कहलाएगा। और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है इस छठे वाले पे तो ये हमारा एक्साइटेड स्टेट होगा। एक्साइटेड स्टेट हमारा जहाँ उस कंडीशन को कहेंगे जब इलेक्ट्रॉन जंप कर चुका है, मतलब एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। जैसा आपको पहले एग्जांपल दिए थे एक बेवड़े का कि भाई अगर एक्सेस उसे पिला दो तो उसको क्या बोलते हैं, वो खुद को राजा महाराजा प्राइम मिनिस्टर भी समझना चालू कर देगा, ठीक है। लेकिन वही जब उसका नशा उतर जाए तो बेचारा कैसे अपनी औकात में चला आता है फिर सीधा सीधा, ठीक है। तो सेम कंडीशन इसके साथ भी, अगर इलेक्ट्रॉन्स को हम एनर्जी दे दे एक्स्ट्रा जरूरत से ज्यादा, वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और जंप करके सीधा बाहर, ठीक। तो इसको हम कहते हैं, इस पोजीशन को हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। अब देखिए यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट कोई जरूरी नहीं है कि छठे लेवल पे ही हो सकता है कि एनर्जी इसको कम मिला और यहाँ से ये इस लेवल पे चला गया, मतलब तीसरे पे चला गया, तो इसे भी हम एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। उसी जगह पे अगर 2 से ट्रांसफर हुआ 4 पे तो भी इसको एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा। उसी तरीके से 5वें पे जाएगा तो भी एक्साइटेड स्टेट ही कहलाएगा। देन वापस से जब ये नीचे उतरेगा तो ये एनर्जी लूज करेगा। जैसे एनर्जी इसको जब ज्यादा मिल गया है नशा टूटने के बाद, वो सीधा अपने घर को जाएगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी है, जैसे इसका एनर्जी खत्म होने लगेगा ये वापस से अपने घर को आएगा, वापस जहाँ से इसने शुरू किया था। तो यहाँ पे देखिए हर जगह पे कितना नैनोमीटर का वेवलेंथ हमको देखने को मिलता है, वो देखिए। अब देखिए एक चीज आपको कल बताए थे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला हिसाब किताब। तो यहाँ पे देखिए जब इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल से सेकंड सेल में ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पे वेवलेंथ बन रहा है 656 नैनोमीटर का। ध्यान दीजिए थर्ड सेल से जब सेकंड पे ट्रेवल कर रहा है तो नैनोमीटर है 656 नैनोमीटर, और जब 6 से छठे से दूसरे पे आ रहा है तो वेवलेंथ बन रहा है 410 नैनोमीटर का। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को दिखाता है और ये वेवलेंथ जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को दिखाएगा। तो न्यूमेरिकल्स में जब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात की जाए तो उस कंडीशन में n2 का वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी लेके चलेंगे हम, अगर नहीं दिया है तो, ठीक। और जब लॉन्गेस्ट की बात की जाए तो जो कंसेक्यूटिव नंबर होगा, नेक्स्ट नंबर होगा, उसको हम लॉन्गेस्ट में लेके चलेंगे। देन नेक्स्ट है हमारे पास
कैलकुलेशंस फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स। देखिए ये कैलकुलेशंस आपको एग्जाम में पूछता नहीं और फॉर्मूला डिराइव करने के लिए अब नहीं पूछा जाता। मेरे टाइम में ये पूछा जाता था, उस टाइम सिलेबस अलग डिफाइंड था। ठीक है, उस टाइम पे 11th में जो 11 12th के टाइम पे जो एग्जाम होते थे उसमें फार्मूलाज आते थे डेरिवेशंस में। देन आईआईटी का जो एग्जाम्स होता था वहाँ डेरिवेशंस वगैरह आता था, क्योंकि उस टाइम ऑब्जेक्टिव का फंडा बहुत कम था। वहाँ मेंस में, अभी जो एडवांस होता है आईआईटी का उस टाइम मेंस कहलाता था, और उससे अभी जो मेंस होता है वो प्री कहलाता था। ठीक है, तो मेंस के टाइम पे उस टाइम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे आईआईटी में, इस टाइप के फार्मूला डिराइव करने होते थे, देन न्यूमेरिकल्स आते थे। अब देखिए यहाँ पे हमको सबसे पहले रेडियस का काम है। यहाँ पे हमने जो सेल्स देखा है, तो सेल्स में हमने क्या क्या देखा कि भाई एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन है तो वेलोसिटी है, मोमेंटम है, और यहाँ न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के देखो हर कुछ दूरी पे क्या बोलते हैं इसका सर्कल बन रहा है। जैसे आप प्लानिटरी सिस्टम की बात करें, हमारा सूर्य है, देन ग्रह वगैरह है, मंगल ग्रह है, देन अर्थ वगैरह है, तो हर किसी का कुछ ना कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ डिस्टेंस है। ठीक है, जैसे अर्थ का कुछ ना कुछ डिस्टेंस है सन से, जो उतना ही डिस्टेंस पे वो ट्रेवल कर रहा है। ऐसा नहीं होता कि भाई आज सुबह हम उठ के देखें तो सन हमारे सिर पे बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाई कल के दिन को मंगल ग्रह पे जगह पे हमारा अर्थ पहुंच गया और अर्थ की जगह मंगल ग्रह पहुंच गया। ऐसा कभी नहीं होता। वो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ कुछ है कैलकुलेशन, जैसे रेडियस निकालना, इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी निकालना, देन इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी निकालना, मोमेंटम निकालना, वेवलेंथ निकालना, हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे। अब सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो फोर्सेज हैं, रेडियस निकालने के लिए सभी फोर्सेस को कंसिडर किया जाता है। जैसे ये जो जेड और ई दिया गया है, प्लस जेड और ई, इसका मतलब है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब न्यूक्लियस का चार्ज अलॉन्ग विथ एटॉमिक नंबर। ये जेड हमारा एटॉमिक नंबर शो करता है और ई हमारा चार्ज ऑफ प्रोटॉन शो करता है। मतलब ये जो सर्कल है ये न्यूक्लियस के लिए दिया गया है। उसके बाद ये जो सर्कल यहाँ दिया है ये इलेक्ट्रॉन के लिए है। अब देखिए फिजिक्स में आप एक चीज पढ़ेंगे, चार्ज बिटवीन टू, सॉरी चार्ज नहीं, फोर्स बिटवीन टू चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर या आर स्क्वायर, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन ये दोनों के बीच में फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं कुलम्बिक फोर्स, जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। अब अंदर की ओर फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और वही जब इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन फोर्स लगाता है बाहर की ओर ड्यू टू देयर मास एंड वेलोसिटी, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्शन। ठीक है, अब ये जो फोर्स है सेम, ये सेम कंडीशन है आपका वो पत्थर और रस्सी वाला जो हम लोग घुमाने वाला काम कर रहे थे। अब देखिए वो जो जहाँ रस्सी आप पकड़ोगे वो सेंटर आपका न्यूक्लियस वाला पॉइंट है, और जहां से वो पत्थर घूमेगा वो आपका इलेक्ट्रॉन वाला पॉइंट है। तो जैसे ही आप यहाँ से सपोज कीजिए रस्सी इस जगह से आपने हाथ से छोड़ दिया, तो ये पत्थर सीधा इस डायरेक्शन में निकल जाएगा। ठीक, सीधा इस डायरेक्शन में बाहर की ओर निकल जाएगा। तो ये जो टेंजेंशियल फोर्स है उसके वजह से पत्थर बाहर की ओर चला जाता है। तो उसी जगह पे सब पत्थर की जगह अब आप क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉन इमेजिन कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन का अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाए तो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि ये जो फोर्स है ये बैलेंस हो रहा है एक दूसरे से। अब देखिए लेट m इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, z e चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, एंड z इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। उसके बाद r है आपका रेडियस ऑफ ऑर्बिट, मतलब जिस सर्कल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका रेडियस, और ये हमें फाइंड आउट करना है। देन निकालते कैसे इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, देखिए इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रॉन से निकला है, क्योंकि ये एक स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है इसीलिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है। F इज इक्वल टू के जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए ये कुलम्बिक फोर्स से निकाला गया है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो आप फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ेंगे Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर
स्क्वायर। ये जो है ये चार्ज, ये फोर्स होता है, फोर्स बिटवीन, ये होता है आपका फोर्स बिटवीन टू चार्ज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। ठीक है, ये आप पढ़ोगे फिजिक्स में, इसका आपको डेरिवेशंस वगैरह पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखिए इस चार्ज, इसके हिसाब से हम यहाँ पे केमिस्ट्री में अप्लाई करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ये जो चार्ज है, एक चार्ज आपका जेड न्यूक्लियस वाला हो जाएगा। देखिए, एक चार्ज आपका न्यूक्लियस वाला हो जाएगा और एक चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन वाला हो जाएगा। उसका जो डिस्टेंस है आर स्क्वायर, वो वहां पे दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक चार्ज है जेड ई, इसको हम फिजिक्स में Q1 लेते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसको हम फिजिक्स में Q2 लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आर स्क्वायर लिया जाता है। देखिए, फोर्स इज इक्वल टू के जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। के हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, जिसको हम मीडियम कांस्टेंट भी कहते हैं। मीडियम कांस्टेंट मतलब जिस मीडियम में ये है, is equals to kz e square upon r square, where k is equals to constant and k is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught। इसको परमिटिविटी मीडियम भी, परमिटिविटी कांस्टेंट कहा जाता है। यहाँ पे k का वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर इन एसआई यूनिट, और सीजीएस में इसकी वैल्यू 1 होती है। देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जो फोर्स है दोनों के बीच में, अट्रैक्टिव फोर्स, ये इसको बराबर कौन कर रहा है? ये कोलम्बिक फोर्स कर रहा है। अगर न्यूक्लियस, देखिए इस फोर्स को समझिए ढंग से, अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींच रहा है, और इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस रहते हैं। देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्स कितना है हमारे पास? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से हम वी स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, वी स्क्वायर हमको मिल जाएगा यहाँ से। देन एंगुलर मोमेंटम की हम बात करें, जब सर्कुलर ऑर्बिट में हम घूम रहे हैं तो मोमेंटम भी लगेगा। मोमेंटम जो है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है। ध्यान दीजिए, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। किसको पता है, नहीं पता है? मोमेंटम का फॉर्मूला किसको पता है या नहीं पता है? 10th में पढ़े हो कि नहीं? कितने लोग हैं जो 10th में पढ़े हैं, मोमेंटम याद है? चलिए लोग, सबको पता है तो चलो, पता है तो अच्छी बात है। ठीक है, देखिए जब हम स्ट्रेट लाइन में मोमेंटम की बात करें तो वहाँ मास इंटू वेलोसिटी आता है, लेकिन जब एंगुलर मोमेंटम की हम बात करते हैं तो वहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर आ जाता है। और ये एम भी आर इजिकल टू एन एच अपॉन 2 पाई, हमको बोर के पॉइंट्स यहाँ पॉस्टुलेट से मिला था। देखिए यहाँ पे बोर ने दिया था पहले कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो एम भी आर इजिकल टू एन एच अपॉन 2 पाई होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम v निकाल लेंगे, v इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई m r। अब ये जो v हमको निकला है, इस v को हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन के साथ इक्वेट करेंगे। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को इक्वेट करेंगे और तब जाके हम रेडियस निकालेंगे। देखिए यहाँ से इक्वेट किया है मैंने। यहाँ पहला इक्वेशन आपको आया है v स्क्वायर वाला, और दूसरा इक्वेशन है v इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, देन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमको फॉर्मूला आता है r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पूरी तरीके से आपको याद करना होगा क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार ये आता है। अब देखो
लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्मूला जो है वो हम इस तरीके से यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है शॉर्ट फॉर्मूला में, r इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर। एन जो है आपका नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, ठीक है, मतलब सॉरी नंबर ऑफ, हाँ नंबर ऑर्बिट्स है। देन 10 इंटू 10⁻10 मीटर। then r is equals to 0.529 into 10 to minus 8 into n square सेंटीमीटर, और r is equals to 0.529 into n square एंगस्ट्रॉम। मतलब क्वेश्चन अगर आपको तीनों में से किसी भी वैल्यूज में दिया रहे तो उस हिसाब से हमको यूज करना है। अब देखिए डेरिवेशन तो आपको आता नहीं, हमको आता क्या है, तो सिर्फ फॉर्म रेडियस निकालने आएगा क्वेश्चंस के हिसाब से। देन यहाँ पे कंडीशन लिख रखा है मैंने, कंडीशन 1, if n is greater than size of atom increases and hence size of atoms increases down the group। अगर n जो है, एक मिनट बीच बीच में लिखा मत कीजिए कुछ, क्या आरसी के वैल्यू गिवन होगा, मतलब आरसी के क्या है, देखिए आर का वैल्यू गिवन नहीं होगा, आर का वैल्यू आपको निकालना होगा। ठीक है, आपको एन का वैल्यू गिवन होगा, यहाँ पे एन का वैल्यू गिवन होगा। जैसे एग्जांपल आपको दिखाऊं, यहाँ पे क्वेश्चन जब करेंगे हम लोग तो देख लेंगे उस टाइम, लेकिन यहाँ देखिए आपको एन यहाँ पे है 1, एन यहाँ पे 2 है, एन 3 है, एन आपका 4 है, एंड देन आगे बढ़ेंगे तो एन 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये जो 1 2 3 4 लिखा गया है ये एन का मतलब होता है। तो ये वैल्यू आपको दिया रहेगा, आपको रेडियस निकालना होगा। देखिए यहाँ पे कंडीशन लिखा है मैंने, ये जो दो कंडीशन है, इस दो कंडीशन को हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे थर्ड चैप्टर में। पहला कंडीशन क्या है, इफ n इज ग्रेटर देन साइज ऑफ एटम। ठीक है, अगर जो यहाँ पे n आया है, अगर उसका साइज एटम के साइज से बड़ा है तो ग्रुप सॉरी पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे ग्रुप्स में, तो उस टाइम एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करेगा। उसी जगह पे अगर n छोटा है एटम के साइज से, तो उस कंडीशन में अगर हम पीरियड्स में मूव करेंगे तो हमारा साइज डिक्रीज करेगा। जैसे देखो हमारे बोर्ड पे दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। हाँ प्रियांशु। सर हाँ एटम का साइज कैसे पता चलेगा? हाँ, एटम का साइज बड़ा है, ये एन से बड़ा है या छोटा है, ये कैसे पता चलेगा? देखो ये दिया रहता है, ठीक है, क्योंकि एटम्स का साइज हम हमेशा अपने से नहीं कर सकते। ठीक है, यस सर। काफी कुछ दिया रहता है। जब थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहां पे हम देखेंगे कुछ कुछ। जैसे देखो कंडीशन का क्या है कि जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा इस टाइप से, तो नंबर ऑफ सेल्स अगर बढ़ता है तो हमारा साइज भी इंक्रीज कर रहा है ना, क्योंकि पहले मान लो इसका रेडियस यहाँ था, फिर रेडियस बढ़ के यहाँ चला आया। ठीक है, जब हम पीरियोडिक टेबल की यस बात करेंगे तो ये